क्या आपको अपनी इंडस्ट्री में आने वाले एग्जीबिशंस की डेट्स और वेन्यू की जानकारी नहीं मिल पा रही है और कई बार सही समय पर एग्जीबिशन का रिमाइंडर ना मिलने की वजह से एग्जीबिशन अटेंड करना मिस हो जा रहा है? इसके अलावा एग्जीबिटर्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक नहीं मिल पा रही है। अब और नहीं, आ गया है myexit.com, जहां मिले देश भर में होने वाले एग्जीबिशंस और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स की जानकारी बेहद आसानी से। इतना ही नहीं, माई एग्जी के जरिए आप अपनी कैटेगरी की एग्जीबिशंस की सही जानकारी सही समय पर ईमेल और मैसेज नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और एग्जीबिशन डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट ना जाए। आज ही लॉग इन कीजिए www.myexit.com। नमस्ते भुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितरामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। आज 21वीं सदी का दर्शन, जैन दर्शन, इस विषय का इस वेबिनार के दूसरे दिन मैं सभी का स्वागत करता हूं। यह वेबिनार साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च सेंटर एवं श्रुत रत्नाकर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इस वेबिनार के लिए भारत के लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी, प्रोफेसर राजमल जी जैन, प्रोफेसर सुरेंद्र पोकर्णा जी, पद्मश्री और लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री सुधीर भाई शाह, दुष्यंत भाई शाह, कुशल भाई बंशाली और हिनाबेन शाह ने विगत 2 महीने से काफी चिंतन करके इस वेबिनार के लिए अपने विचार तैयार किए हैं। आज इस वेबिनार के दूसरे दिन हमारे साथ 3 प्रबुद्ध वक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर श्री दुष्यंत भाई शाह, जिनका परिचय, संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। यहाँ जो दिया गया है वह परिचय उनके व्यवहारिक जीवन का परिचय है। व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां उन्होंने अर्जित की है। आज पूरे देश में टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड और टोरेंट पावर, इस कंपनी के साथ दुष्यंत भाई जुड़े हुए हैं शुरुआत से, और इतना ये व्यवहारिक परिचय पर्याप्त है। उनका आध्यात्मिक परिचय यह है कि वह प्रतिदिन ध्यान करते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ लेखन कार्य करते रहते हैं। बहुत बड़े चिंतक भी हैं, बहुत विचार उनके मन में है और आज हमारे इस कोरोना काल में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं श्री दुष्यंत भाई शाह को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री दुष्यंत भाई शाह। सबसे पहले सबको प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ये वेबिनार में आपका कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हो। कोई भी वेबिनार सक्रिय साझेदारी के बिना सफल नहीं हो सकता और मैं आपकी
सक्रिय साझेदारी की अपेक्षा रखता हूँ। आज मुझे अपरिग्रह संसाधनों का सदुपयोग और पर्यावरण के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है। मैं अपने आज के वक्तव्य की शुरुआत अल गोर, जो अमेरिका के 45वें वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके उद्धरण से करूंगा। इनका एक अवतरण है कि द प्लैनेट इज इन डिस्ट्रेस एंड ऑल ऑफ द अटेंशन इज ऑन पेरिस हिल्टन। उनका कहना यह था कि आज का विश्व पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहा है और हम सेलिब्रिटी क्या कर रही है उसके ऊपर ही हमारा ध्यान देते हैं। अगर यही बात हम भारत यानी कि इंडिया के संबंध में कहनी हो, कि कह सकते हैं कि हमारे राजनीतिज्ञ और मीडिया के पास हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान या दीपिका रणबीर या प्रियंका की चोपड़ा की शादी के लिए प्राइम टाइम में समय है, लेकिन पर्यावरण की समस्या के लिए कभी समय नहीं है। कोरोना से पहले उनके लिए ये मसला ही नहीं था। हमारी मीडिया और सरकारों ने कभी कोरोना से पहले इस विषय में गंभीरता से लिया नहीं है। हमारे राजनेताओं ने कई बार स्मार्ट सिटी की बात कही, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आएगी तब हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होगा, उसके बारे में हमारी तैयारी क्या होगी, उनकी कभी चर्चा नहीं की। उसका हम आज नतीजा भुगत रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन आदर्श गांव की बात कभी नहीं करते। हम गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना को हम सदंतर भूल चुके हैं। गांधी जी के कम संसाधनों से जिंदगी जीने की बात को भी हम भूल चुके हैं, जो हमेशा जैनिज्म ने और जैन सिद्धांतों में वो कही गई है। गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना भी स्वयं के उपभोग के लिए स्वयं का ही उत्पादन, शिक्षा और आर्थिक संपन्नता, ये था गांधी की कल्पना का गांव, जहां कोई महामारी नहीं होगी, न कोई प्लेग या मांदगी या गंदगी। स्वच्छ गांव यानी कि स्वच्छ भारत, यही एक गांधी जी की कल्पना थी। उनका मानना था कि गांव के लोगों का जीवन उतनी ही चीजों से चलेगा जो गांव की 5 मील के अंदर उपलब्ध हो। तभी गांव स्वनिर्भर हो और उसे राज्य और या केंद्र सरकार की तरफ देखना न पड़े। आज भी केरला में नारियल के पेड़, चावल और केले के पत्ते और केले से अपना निर्वाह हो ही रहा है। आज गांव के करोड़ों लोग काम की तलाश में शहर में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम उनके गांव की नजदीक में काम नहीं दे पाते हैं, जिसका नतीजा हम आज माइग्रेंट वर्कर यानी प्रवासी श्रमिकों की विडंबना के स्वरूप में देख रहे हैं। जैसे हम जानते हैं, हमारे ग्रह के ऊपर प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस बहुत सीमित है। ये ऐसे पदार्थ है जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा निशुल्क प्राप्त होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं और ये समस्त मानव जात के लिए अत्यंत उपयोगी है। लेकिन आज हम उपभोक्तावाद के अंतर्गत हम ये अपनी संपदा है उनका विनाश कर रहे हैं। आज अमेरिका 30% नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर रही है और वो चीज आज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी सत्य हो रही है। आज डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी बिन जरूरी संसाधनों का और नेचुरल रिसोर्सेज का अनाप-शनाप उपयोग हो रहा है। लेकिन हम उपभोक्तावाद के अंतर्गत हम ये अपनी संपदा है उनका विनाश कर रहे हैं और उसके प्रति हमारा ध्यान कभी जाता नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि उनका भंडार सीमित है। आज की संसाधन तेजी से समाप्ति की कगार पर है और हमें इसके संरक्षण के प्रति सजग होना अत्यंत आवश्यक है। हमें इस बारे में गहन तरीके से सोचना आवश्यक है। हमें अभी पीछे देखने की यानी कि बैक टू बेसिक
की तरफ जाने रोकना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अपनी जटिल जिंदगी को और फिर से एक बार देखना पड़ेगा। आपने सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव टाइगर, ग्लोबल वार्मिंग, रिसाइकलिंग द प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं ये सब आसान तरीके से कैसे जीवन में अपनाया जा सकता है, उसकी बात करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप सम्मत हो तो। मेरे प्रश्न का जवाब अगर हाँ में है तो आप अपना हाथ अपने हृदय के ऊपर रखेंगे। आज मैं आपको न देख पाता हूँ, न सुन ही पाता हूँ, लेकिन मैं यही समझूंगा कि आपका जवाब ज्यादातर हाँ में ही होगा। अगर आप तैयार हैं तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप पर्यावरण की रक्षा के इच्छुक पर्यावरण प्रेमी बनना चाहते हैं? मैं आपको एनवायरमेंट के प्रॉब्लम का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन पर्यावरण प्रेमी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन ये लोग अपने जीवन में इसका उसको ये नहीं करते, प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। मैं आपको एनवायरमेंट उसके लिए मुझे आपकी 7 से 10 दिन के लिए जागरूकता देनी पड़ेगी। इस 7 से 10 दिन के दरमियान जब भी कोई प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हो, तब जागरूक होके सोचेंगे कि मैं कहाँ इसकी मात्रा कम कर सकता हूँ। इस 7 से 10 दिन के दरमियान आपकी एक जीवन शैली विकसित हो जाएगी। इसको मैंने नाम दिया है पर्यावरण सुरक्षा जीवन शैली। अगर आपको लगे कि ये जीवन शैली अपनाने जैसी लगे, तो आप फिर से हृदय के ऊपर हाथ रख के कहेंगे कि मैं ये जीवन शैली अपनाऊंगा और जीवन भर उनका पालन करूंगा। किसी भी अच्छी बात की शुरुआत अपने से ही होनी चाहिए। सबसे पहले हम मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, जीव जंतु या खनिज पदार्थ का इस्तेमाल दिवस दरमियान करते हैं, तब हमें जागरूक हो जाना चाहिए कि कैसे मैं इसकी मात्रा कम कर सकूं। उसको थोड़े उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज टाइम बहुत समय कम दिया हुआ है, तो उसके लिए उसको बहुत ही डिटेल में जाने से पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना ईमेल लिख के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल की बात करेंगे। उसको कम से कम उपयोग हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जल एक अति आवश्यक अपनी जिंदगी का हिस्सा है। आज बौद्धिक लोग ये कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था कि पानी का उपयोग घी की तरह करो, क्योंकि जानते थे कि भारत जैसे गर्म ट्रॉपिकल कंट्री के लिए जल का क्या महत्व है। परमात्मा महावीर मानते थे कि जब प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है, तब आपदाएं आती है। अब जैसे कि बाढ़ आती है, सूखा आता है, ये सब उसी का ही नतीजा है। आपदा को आने से पहले उसको बचने का प्रबंध अगर किया जाए, वही अच्छा मैनेजमेंट है। और वो कौशल भाई मेरे साथ एग्री हो गए। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैनेजमेंट यही सत्य है कि जो उससे आने से पहले उसके बचा जाए। सुबह में, अभी हम थोड़े उदाहरण लेंगे। सुबह में जब आप ब्रश करते हो, तब टूथपेस्ट उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है। टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां अपनी एडवर्टाइज में ये दिखाती है विजुअली कि ब्रश के पूरे हिस्से में टूथपेस्ट लगाइए। आप खुद अनुभव करेंगे कि थोड़ा ही टूथपेस्ट लेंगे, उसी से भी झाग यानी कि फॉर्म बन जाएगा और दंत मंजन हो जाएगा। दाढ़ी बनाने हो तो वॉश बेसिन के ऊपर रखी हुई प्लास्टिक की छोटी कटोरों में पानी लेके दाढ़ी को भिगोइए और उस पानी में ही रेजर और लेदर जो फोम बना हुआ है उसको साफ करिए।
आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। शावर लेने के समय 15 से 20 सेकंड अपने बदन को भिगोइए और शावर को बंद करके शरीर के सिर्फ जॉइंट वाले भागों में ही साबुन लगाइए और 2 मिनट में शरीर को साफ करें। हमारी त्वचा की रक्षा के लिए त्वचा का पीएच एसिडिक कुदरत ने रखा हुआ है, यानी 5.5 है, जबकि साबुन का पीएच अल्कलाइन होता है। इसीलिए त्वचा को नुकसान कारक है। पूरे शरीर में साबुन हफ्ते में एक ही बार लगाइए, वरना शरीर को शावर के नीचे थोड़े गर्म ल्यूकवार्म वाटर से शरीर को साफ कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बहुत सारे केमिकल्स का यूज कम हो जाएगा। अगर आप ठीक तरीके से सोचेंगे तो वो चीज शैम्पू वगैरह को भी लागू होती है। काफी टाइम हम ब्रश करते समय टैप खुला रखने की बजाय हमें एक ग्लास में पानी से गार्गल कर लेना चाहिए, और एक उसके लिए एक हैबिट फॉर्म करनी है कि वॉश बेसिन के ऊपर एक अपना ग्लास रखें। अगर आप होटल में ठहरते हो तो हाउसकीपिंग को सूचना दे कि 3 या 4 दिन के अपनी स्टे के दरमियान तौलिया चद्दर चेंज न करें। इससे पर्यावरण को नुकसान को कम कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज तौलिया और चद्दर धोने से बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है। बाकी के ये सब थोड़े उदाहरण दिए हैं, लेकिन ये पूरे दिन के लिए क्या क्या चीज हमें सोच समझ के करनी है, अपनी जागृति से करनी है, उसके लिए हम आपको पूरी डिटेल भी दे सकते हैं। बाकी के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वृक्ष, जीव जंतु और खनिज पदार्थों का क्या महत्व है, ये समझ के उसकी रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी बात कहनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय आज नहीं है। अगर आप हमें जुड़ेंगे तो आपका पर्यावरण सुरक्षा जीवन शैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उसी से जुड़ा हुआ एक और विषय दिया गया है मुझे, अपरिग्रह। जैसे आप जानते हो, हर धर्मों में अहिंसा के बाद अपरिग्रह का महत्वपूर्ण गुण माना गया है। अपरिग्रह जैन श्रावकों के मुख्यतः 5 मूल व्रतों और जैन मुनि के 28 मूल गुणों में से एक है। आप जानते हैं कि अपरिग्रह की विभावना सबसे पहले किसने की थी? आप कहेंगे पतंजलि ने, जिसने योग सूत्र में लिखा कि अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, और अपरिग्रह स्थेय, जन्म कथनता, संबोध। लेकिन पतंजलि से पहले जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव ने अपरिग्रह की अगत्यता को समझ लिया था। ऋषभदेव का जिक्र वेदों में भी आता है। उन्होंने पहले अपरिग्रह की विभावना की। जब इन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ के वो जंगल की तरफ चल गए। जैनों के अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने जब राजपाट और ऐश्वर्य को छोड़ के साधना के मार्ग पर प्रयाण किया, तब भी लोगों ने परमात्मा को पागल ही समझा होगा। आज भी संसार के सुखों को छोड़कर संन्यास स्वीकारने वाले को पागल ही समझा जाता है। ये बात खुलकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में यही सोचेंगे कि इसमें क्या पा लेना है। लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने भली भांति समझ लिया कि अंदर की रिक्तता को बाहर की धन संपत्ति से नहीं भरा जा सकता। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी मुझे 12 या 15-13 मिनट का ही टाइम दिया गया है, तो मैं उसको जितना हो सके उसके कम से कम में बनाने की कोशिश करूंगा। ज्ञानी को इंद्र का ईश्वर भी नून लगता है, क्योंकि उन्होंने आत्मा की अनंत संभावनाओं को समझ लिया है। यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। इतनी प्रस्तावना के बाद हम अपरिग्रह के बारे में कुछ बात करेंगे। उसके लिए पहले परिग्रह को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम यही समझते हैं कि धन दौलत को छोड़ना अपरिग्रह है और संचित करना वो परिग्रह। लेकिन सही मायने में चीजों और धन दौलत के ऊपर मालकियत और मूर्छा ही परिग्रह है।
इसलिए कहा गया है कि मूर्छा परिग्रहा। हम धन की नहीं लेकिन व्यक्तियों के प्रति भी मालकियत का भाव रखते हैं। जैसे कि पत्नी पति के ऊपर या पति पत्नी के ऊपर या पिता अपने पुत्र के ऊपर। हम समझते हैं कि संन्यास लेने वाली व्यक्ति अपरिग्रही हो गई, लेकिन हर समय ये सच नहीं होता है। जनक जैसा राजा भी सब कुछ होने के बावजूद सन्यासी हो सकता है और एक सन्यासी परिग्रही भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि परिग्रह व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता है। ये मेरा बहुत दृढ़ तरीके से मानता है, क्योंकि परिग्रही व्यक्ति हिंसक ही होगा। ये मैं पूरी सभानता के साथ कहता हूँ। अगर कोई अपनी प्यारी चीज और पद छोड़ने की बात करेगा तो हमारा मालकियत का भाव, जो मैंने पहले बताया, मालकियत का भाव सपाटी के ऊपर आ जाएगा और क्रोध जागरूक हो जाएगा। परिग्रह के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषाय कैसे जुड़े हैं वो भी समझना आवश्यक है। मैं परमात्मा महावीर को बड़ा मनोविज्ञानी इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्होंने समझ लिया था कि कषाय परिग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति, समाज या संस्था परिग्रही की कुछ पाने की चेष्टा में अवरोध रूप बनती है तो क्रोध आना स्वाभाविक है। ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परिग्रही के साथ छल कपट ये उनके अभिन्न अंग बन जाते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए रही गई छल कपट को भी सहजता से धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है और पतन की सीढ़ी वहां से शुरू होती है जब वो परिग्रही छल कपट करना अपने जीवन में शुरू करता है। परिग्रही को चिंतामणि रत्न या कल्पवृक्ष भी मिल जाए या इंद्र का स्वर्ग भी मिल जाए तब भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। मरते दम तक कुछ न कुछ पाने का लोभ खत्म नहीं होता। अगर आज के संबंध में अगर उसको समझना है तो कहा जा सकता है कि अगर परिग्रही के पास मुकेश अंबानी या बिल गेट जितनी संपत्ति आ जाए तो भी वो सोचेगा कि ये कम है। इसलिए परमात्मा ने अपरिग्रही को अहिंसा के बाद ज्यादा अहमियत दी है। परिग्रह दान, शील, तप जैसे गुणों खिलने में भी बाधक बनता है, क्योंकि उस परिग्रही का मन कुछ न कुछ पाने में ही लगा रहता हुआ है। आज जैन समाज की नई पीढ़ी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज जैन समाज की नई पीढ़ी यही सोचती है कि अपरिग्रह की बात सिर्फ वही लोग करते हैं जिसके पास धन दौलत ऐश्वर्य पाने की ताकत नहीं है। नई पीढ़ी को यह समझना आवश्यक है कि धन दौलत के आप सिर्फ ट्रस्टी है। परमात्मा की कृपा से अपने कर्मों की वजह से अगर जो भी कुछ मिलता है वो आप उसके सिर्फ ट्रस्टी है। ज्यादा से ज्यादा धन दौलत पाने की दौड़ ने युवाओं के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाई है। युवा में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे रोगों की मात्रा बढ़ रही है और उसके साथ शायद सुधीर भाई भी सम्मत होंगे। अंत में मैं एक छोटी सी बात करके अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। एक बार एक परिग्रही व्यक्ति ने परमात्मा को पूछा कि एक परिग्रही व्यक्ति को परमात्मा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा कि मुझे स्वर्ग चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि स्वर्ग के आवास सोने चांदी की होते हैं और उसके ऊपर कीमती हीरे मोती जड़े हुए होते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुमको हिमालय की वादियां दिखाता हूँ, नायग्रा और विक्टोरिया का धोध दिखाता हूँ, कैनेडियन रॉकी में लेक लुइस और बाम जैसे सुंदर जगह दिखाता हूँ। बाद में तुम तय करना कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए या नहीं। पृथ्वी ऊपर की सुंदर जगह दिखाने के बाद परमात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी स्वर्ग चाहिए? तो इस परिग्रही ने कहा कि हाँ, क्योंकि ये सब तो ठीक है लेकिन यहाँ सोना चांदी और हीरे जवाहरात नहीं है। तब परमात्मा ने
कहा कि तुम्हारी जगह स्वर्ग में नहीं लेकिन महानगर की झुपड़पट्टी में है। वही रख क्या मरना और सड़ना तुम्हारी नियति है। इसलिए कहा कि वहां रह के तुम धर्म गुरुओं का प्रवचन सुनना और स्वर्ग की कल्पना करते रहना, क्योंकि परिग्रह के साथ तुम स्वर्ग में तो जा नहीं पाओगे। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझना अत्यंत आवश्यक है। परिग्रही व्यक्ति जीवन पर्यंत धन दौलत पानी की दौड़ में मृत्यु पर्यंत तनावग्रस्त रहेगा। मृत्यु के पश्चात भी आस्था ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण अगले जन्म में दोजख में ही जाएगा। दोजख यही है अगर आत्मा की अनंत संभावना को न समझ पाए और अपना जीवन पूरा जीवन आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में ही लगा रहे। हम जीवन भर दौड़ते रहेंगे और एक दिन मृत्यु अपना दरवाजा खटखटाएगा। आज कोरोना के टाइम पहली बार दुनिया के बहुत लोगों को लगा है कि मृत्यु का भय पहली बार लगा है। नहीं तो हम जैसे कहते हैं वो श्मशान वैराग्य, श्मशान से आने से पहले ही अपने जीवन की मृत्यु को के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। बस यही सोच ज्ञानी को अपरिग्रही बनाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बस यही सोच ज्ञानी को अपरिग्रही बनाती है और अज्ञानी को परिग्रही। आभार। शांति से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दुष्यंत भाई, आपने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया। आज का युग में लोग ये मानने लगे थे कि इस सृष्टि पर केवल मानव का एकाधिकार है, लेकिन कोरोना ने ये बता दिया कि मानव अन्य जीवों का भी अधिकार इस सृष्टि पर है। आपने पर्यावरण के बारे में, जीवन जीने के लिए अपरिग्रह की आवश्यकता पर और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए जो सरलतम बातें बताई, उससे मानव जीवन सुरक्षित हो सकता है और अच्छी तरह हम जी सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे दूसरे वक्ता, युवा वक्ता, ओजस्वी वक्ता और युवान उद्योगपति श्री कुशल भाई बंसाली को मैं आमंत्रित करने से पहले संक्षिप्त में उनका परिचय कराना चाहता हूं। आज हमारे साथ कई श्रोता जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं और सबका मैं स्वागत करते चाहता हूं कि इस वेबिनार की यह विशेषता रही है कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ काम किया है और कोरोना के बाद आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके लिए अपने ज्ञान का, चिंतन का उपयोग किया है। कुशल भाई बंसल उद्योगपति है और उन्होंने स्टेनलेस स्टील के बिजनेस में बहुत तरक्की की है। शांत स्वभाव है, हंसमुख स्वभाव है। हमेशा आप उनके चेहरे पर हंसी देखेंगे, हंसता हुआ, खिला हुआ सुंदर चेहरा। साथ ही साथ केवल वो अपने व्यापार में ही नहीं, अनेक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो से जुड़कर उन्होंने अनेक मित्रों को धर्म के प्रति जुड़े हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ जैनिज्म लंदन के साथ जुड़ करके उन्होंने वहाँ के ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी काम किया है। और गुरुकुलम जो आज के युग की एक संकल्पना है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और वो संस्थान से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो श्रुत रत्नाकर के साथ भी जुड़े हुए हैं। जब भी कोई सेमिनार होना हो, जब भी कोई वर्कशॉप लगना हो, तो हमेशा कुशल भाई तैयार रहते हैं। उसके साथ पालिताना स्कूल कमेटी, विरायतन, जैन म्यूजियम जैसलमेर आदि अनेक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे एक युवा उद्योगपति जिनके मन में जैन और पूर्ण समर्पण भाव है,
अनेक मित्रों को जैन धर्म के प्रति जुड़ाए। ऐसे कुशल भाई को अपना वक्तव्य जैन दर्शन आज की युग की आवश्यकता इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री कुशल भाई बंसाली। थैंक यू जीतू भाई। आज के इस वेबिनार सीरीज 21वीं सदी का दर्शन जैन दर्शन बोलते हुए आत्मा एक चिंतन की तरफ बढ़ती है, चित्त की एक अवस्था बदलती है। जैन दर्शन हम उसके लिए तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि एक विराट दर्शन है, अलौकिक, अद्वितीय और साइंटिफिक दर्शन की बात करना इस काल में, इस टाइम में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आज के जितने श्रोतागण, मेरे अध्यात्म गुरु श्री जीतू भाई, श्री नरेंद्र भाई जी, श्री सुधीर भाई, श्री सुरेंद्र जी पोकरना साहब, श्री दुष्यंत भाई और बहन, सबको मेरा खूब खूब वंदन। आज गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए सभी धर्मानुरागी मेरे भाइयों बहनों वडीलों, आप सबको वंदन। जीतू भाई, मेरा खास कहना है कि ये जो 50 दिन के लॉकडाउन के बाद आज हम लोग जब ये आगे बढ़ रहे हैं, तब लॉकडाउन 5 के बारे में एक उत्कंठा बनी हुई है, क्या होगा, कल कैसे खुलेगा। पर आप देखिए कि हम किस विरासत में चले गए कि ये लॉकडाउन के बारे में हमें चिंता होने लगी और एक सूक्ष्म जीव ने हमें पूरा का पूरा एक घर के अंदर, एक कोठरी के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तो ये जो समय काल भाव ये जो आया है, उस काल के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना, और हमारी जो ये हम जो जिस कुल में जन्म लिया है जैन धर्म में, उस जैन धर्म के बारे में हमें कितने जो लकी है कि इस 50 साल के जो हमारे पड़ाव में आज हम जो ये बताएं कि भाई आखिर तो हमारी जो जीवन शैली है वो कितनी महान है। हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसमें सबसे प्राचीनतम धर्म है और साइंटिफिक धर्म है। पूरे जीवन काल को आपको किस तरह से व्यतीत करना चाहिए और कैसे कम से कम कर्म करके आप किस तरह से कर्म की निर्जरा करके आगे बढ़ सकते हैं, ये जैन दर्शन की खूबी है। मैं आज के विश्व की आवश्यकता जैन दर्शन, ये आवश्यकता नहीं, अब ये आर्ट ऑफ लिविंग होनी चाहिए। आज आप देखेंगे तो पूरी जैन विधि ही अपने को आगे बढ़ रही है। मैं जरा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि जैनिज्म एक पार्ट टू स्पिरिचुअल प्योरिटी है और एक एनलाइटनमेंट है डिसिप्लिन नॉन वायलेंस की तरफ। अगर हम अहिंसामय जीवन जीते हैं तो ही हमारे कर्म, अपने कर्म जो है वो एक शुद्ध कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप देखेंगे कि पूरा जीवन जो है अपने जैन दर्शन में कर्म थियरी को सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है, और इसका एक बहुत सिंपल लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप कुछ कॉज करते हैं, अगर आप 5 पैंडेमिक्स अगर आप देखेंगे तो 5 पैंडेमिक्स जो आ रहे हैं पिछले 100 साल में, उसका कोई ना कोई ऐसा कारण रहा है और उसका इफेक्ट मानव ज्योति भुगत रही है। इसका सबसे बेसिक रहा है नॉन वेजिटेरियनिज्म। हमने नेचर को डिस्टर्ब किया, हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया, और हमने सबसे बड़ी चीज जो की वो है अपने आप को, अपनी रेस के लिए हमने एक अलग तरह से दौड़ा। अगर वो जैन दर्शन की हम बात करें तो सबसे बड़ी 5 प्रिंसिपल्स हमको दी हुई है, और आज के इस विश्व काल में हम देखें तो ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में काफी कुछ दुष्यंत भाई ने कहा, और ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म लीन होना है, इसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना है। अस्तेय है जो हमें कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए, और सत्य, सत्य का प्रमाण ढूंढना। पर मैं सबसे ज्यादा अहिंसा की तरफ आगे बढ़ूंगा कि अगर यह दर्शन अगर विश्व अडॉप्ट करता है तो पूरे विश्व में शांति और सबसे ज्यादा एक समरसता आ जाती है, और पूरे विश्व एक पॉजिटिवनेस की तरह गतिमान होता है। आप देखेंगे कि अगर हम भारत आजाद देश है तो महात्मा गांधी ने एक ही वेपन रखा, वो था अहिंसा का सिद्धांत। प्रभु महावीर के सिद्धांतों से प्रभावित हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें देश में आजादी दिलाई अहिंसा से, और श्रीमद राजचंद्र जी से उन्होंने एक ही प्रकल्प लिया कि नहीं, हिंसा से काम नहीं करेंगे, और पूरे विश्व के और हमारे पूरे राष्ट्रपिता बन के इन्होंने संसार को दिखाया कि अहिंसा ही एक ऐसा साधन है कि हम कोई भी तरह से सब पूरे दुनिया को फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। आज ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा टूल है।
विश्व को इस तरफ अगर अहिंसा को अडॉप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं अभी एक क्लाइमेट चेंज की मैंने यहाँ पे स्क्रीन रखी है कि अपना जो पिछले 22 साल का अगर अपने देखे हैं तो 20 साल अपने गर्म रहे हैं, अपनी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अपने ये जो पेंडेमिक आया है उससे भी ज्यादा पेंडेमिक की संभावनाएं रहती है, क्योंकि ये जो वर्चुअल वायरसेस फ्रोजन में पड़े हैं, एनिमल बॉडीज में पड़े हैं, वो भी एक क्लाइमेट चेंज के कारण पैदा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी मुझे दिख रही है वो है कि 2.5% फ्रेश वाटर ही है वर्ल्ड में। जैन दर्शन का ये जो सबसे बड़ा नियम, अहिंसा जरूरी नहीं है कि हम किसी को मार के करें, अहिंसा हम भावात्मक हो सकती है, अहिंसा हमारी वैचारिक हो सकती है, अहिंसा हमारी बौद्धिक हो सकती है। तो जैनिज्म का ये जो अहिंसा दर्शन, प्रभु महावीर का जो सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा है, वो वर्ल्ड को अडॉप्ट करके आज की दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई वेपन हो तो वो अहिंसा है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो एवरेज सी लेवल है वो 1 से 6 फीट बढ़ने की संभावना है। तो उस तरह से हमारी जैन दर्शन का जो अहिंसा पार्ट है उसमें हमें बहुत बड़ा विश्व को अडॉप्ट करें और हम उसे पूरे दुनिया को उसको एक मार्मत कराए तो बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। और हम जैसे यंगस्टर्स को तो ये एक नेसेसिटी बन जाती है। अब मैं आता हूँ शाकाहार और मांसाहार की तरफ। मैं पूरा विश्व भर में घूमता हूँ, एक अच्छी चीज मुझे दिख रही है कि अभी वीगनिज्म बढ़ रहा है, परंतु 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी भी नॉन वेजिटेरियन है। पर अब जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई पूरी बॉडी रेगुलेट हो रही है प्लांट बेस्ड फूड से, तो लोगों को एक ये जो शाकाहार दर्शन है, शाकाहार को अडॉप्शन करने का जो है, नॉन वेजिटेरियन को कम करने का, ये भी एक दर्शन अपने को कि भाई अपना अगर खान पान अच्छा होगा, जैसा अन्न वैसा मन, उस तरह से अगर हम ये अडॉप्ट करें तो विश्व में हमें ये भी फैलाने की जरूरत है। और प्रभु महावीर के तो सूर्य काल में ही सूर्योदय के बाद नहीं खाना, ये सबसे बड़ा सिद्धांत आज भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और एक और चीज सामने आई है साइंटिस्ट के सामने कि ये वीगन फूड से जो वीगन खाते हैं उनकी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सबसे बेस्ट रहती है। और पानी का जो वपराश है वो मांसाहार में जो स्लॉटर हाउसेस है उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा मीट का है, मीट की आपके स्लॉटर हाउसेस से। तो आप ये देखेंगे कि अभी पूरी दुनिया वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ रही है। आप जितने बड़े बड़े देश अभी वैक्सीन के ऊपर कर रहे काम, पर सबसे बड़ा अभी एक लेख प्रकाशित हुआ था मलेशिया में कि उसकी वैक्सीन तो एंशिएंट वैक्सीन जो ऑलरेडी वेजिटेरियनिज्म में है, और उसमें खास लिखा हुआ है वेजिटेरियनिज्म इज द एंशिएंट जैन वैक्सीन अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ कोरोना वायरस। ये कितना बड़ा सिद्धांत, अगर इस दर्शन को हम अगर शाकाहार और हम अहिंसा को लेके आगे बढ़ते हैं तो विश्व अगर ये दो चीज भी अडॉप्ट कर लेता है तो पूरा विश्व में एक शांति फैल जाती है, एक पॉजिटिवनेस आती है और दिस बिकम्स द स्वर्गमय प्लेनेट बन जाता है। मुझे लगता है कि भाई हमारी इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। और कोरोना के समय में हमने जो ये आयुर्वेदिक काढ़ा, हमारे जो ये मीट कम से कम की वपराश हुई, तो इवन पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा कल्चर, पूरा एनवायरनमेंट सुधर रहा और हिमालय तक साफ दिखने लगा। अब हम अगर ये माइक्रो बायोलॉजी की तरफ आगे बढ़े, ये पेंडेमिक्स की तरफ आगे बढ़े, तो चाइना का जो वुहान वायरस है ये भी वेट मार्केट से फैला, उसका एक अंदाज है। तो हमें ये पता लग रहा है कि पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और इवन बायो वेपन्स तक बना रही है। पर अगर ये अहिंसा का मार्ग और ये वीगनिज्म को अडॉप्ट करें तो ही दुनिया में शांति फैल सके। ये पूरा पेंडेमिक ने अपने 3 लाख लोग से ज्यादा मर चुके हैं, तब अपना अस्तित्व का जो खतरा आया है, आई थिंक जैन दर्शन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आप देखिए क्या पूरा वर्ल्ड अभी आने वाली सेंचुरी में अपने हेल्थ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ ही नाम आगे बढ़ रहा है। बायो इंडस्ट्रीज, वेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। बट जैनिज्म के पास एक साइंस है और उस साइंस से आप कितना खाने का वीगन नहीं खाएं, कैसे खाएं, कितने बजे तक खाएं, कैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, कैसे आप 3 दिन का अठम करके आपकी सेल्स को रीजनरेट करें। तो आई थिंक पूरा हेल्थ बेस्ड जैन दर्शन के तरह से अपना काफी आगे बढ़ सकता है। अपरिग्रह के बारे में बहुत सारी बातें दुष्यंत भाई ने कही, मैं रिपीट नहीं करूंगा,
बट अपरिग्रह अगर ये राष्ट्रवाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज बन जाती है तो मुझे लगता है कि भाई ये सबसे बड़ा जो आपस में जो देश लड़ रहे हैं, जितना पैसा वो इमिटेशन और आर्मेशन में खत्म कर रहे हैं विश्व में, आज ये सबसे बड़े सिद्धांत की आवश्यकता है। और अपरिग्रह के कारण इनइक्वालिटी खत्म हो सकती है। आज सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है कि भाई 2% ऑफ पब्लिक के पास, 1% के पब्लिक के पास 80% से ज्यादा वेल्थ है। ये अपरिग्रह और अपरिग्रह का सबसे बड़ा सिद्धांत दिखाता है। और 3 बिलियन लोगों के पास $2.5 से भी कम है, वो उनकी खाली खाना पीना करके उतनी वेल्थ कम है। और 1 बिलियन चिल्ड्रन शायद पैंडेमिक के कारण पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम अपने जैन सिद्धांत अपरिग्रह को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाए, और विश्व में आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो इस अपरिग्रह सिद्धांत की है। और आप देखिए अब पूरा वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेज़न में लेके पहाड़ जल रहे हैं, हरियाली चल रही है। इवन ब्राजील में तो बोल रहे हैं कि भाई वो इसलिए जला रहे कि उनके पास लैंड है। ये परिग्रह और अपरिग्रह का भी एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। और 1000 स्पीसीज एक्सिस्ट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये जैन दर्शन जो लिव एंड लेट लिव, पूरा परस्पर ग्रह अनुग्रह, ये जो सिद्धांत है उसके तरफ आगे बढ़े तो विश्व में ये दर्शन फैला है। आज हमने छोटा सा ये थिंक टैंक किया है, कल यही हम राष्ट्रवाद पे जाके ये थिंक टैंक करें, फिर विश्व में ये थिंक टैंक करें, तो अपरिग्रह का सिद्धांत वैश्विक बनाने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा पार्ट मैं देख रहा हूँ कि इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। आज मुझे 4 दिन से एक वीडियो आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है कि कोरोना वॉरियर का इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है? कॉज है हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो आज हम इको वॉरियर बने। विश्व को एक जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम इको वॉरियर की तरफ आगे बढ़े। हमें इको वॉरियर बनेंगे तो कोरोना वॉरियर बनने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत बड़ी समरसता लाके अपनी पूरी की पूरी सृष्टि में एक पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा लेख है कि देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैल्यूज इन आवर सोसाइटी, वेयर बिगर इज नॉट नेसेसरीली, वेयर स्लोअर कैन बी फास्टर एंड वेयर लेस कैन बी मोर। प्रभु महावीर का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। संयम और त्याग का ये जो सिद्धांत मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा कि ये वैल्यूज आज सोसाइटी में यंगस्टर्स को कहने की जरूरत है कि आपकी जो दौड़ है वो इतनी बड़ी भी मत करो कि हम प्रकृति से दूर हो, हम अपने आप के इनर कॉन्शियसनेस से दूर हो। तो ये मुझे लगता है कि इस सिद्धांत प्रभु महावीर का जो मिनिमलिज्म, कम से कम चीजों का वपराश से हम आगे बढ़े, उस तरह से हम आगे बढ़े। अब जैनिज्म का और एक बड़ा सिद्धांत इस अपरिग्रह के साथ कि चैरिटी सीज द नीड नॉट द कॉज। अगर अभी मेरे सामने मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो एक भाई, एक बजरंग दल 7000 लोगों को खाना खिला रहे। ये नीड है, ये पूरी शाम तक सबको खाना खिला देंगे 24 के पहले। तो आई थिंक ये जो दान का कल्चर है जैनिज्म में, जबरूसा से अपने जैनिज्म में भामाशाह लोग रहे, तो ये भामाशाह, ये दान की वृत्ति जो सबसे ज्यादा जैनों में है, इस दर्शन को कि भाई गिविंग इज मोर एंजॉइंग, उसको हम आगे बढ़े। और योर ग्रेटनेस इज नॉट व्हाट यू हैव, इट्स व्हाट यू गिव, ये सिद्धांत को हम ले। और जैनिज्म की तो ये सबसे बड़ी चीज है, उससे हम आगे लाए तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है। अब अनेकांतवाद पे तो हम जितना बोले उतना कम है। ये जैन दर्शन, प्रभु महावीर का ये दर्शन मुझे लगता है सब धर्मों से यूनिक है। और हर चीज का जो मल्टीट्यूड एंगल्स है वो अगर करे तो शायद पूरे संसार में जितने कलह अपने आप से लेके, पारिवारिक से लेके, संसार से लेके, उनके राष्ट्र से लेके और कम्युनिटी से लेके भी खत्म हो सकते हैं। तो अनेकांतवाद का दर्शन, इसको हम और इंटरफेथ में बढ़ा के, इसको अगर जैसे बुद्धिज्म ने मेडिटेशन को बढ़ाया, आज का दुनिया में अनेकांतवाद को बढ़ाए तो बहुत आ सकता है। अब मैं मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कहूंगा कि मेरा ये जैन दर्शन के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी से मैं गया था इटली विद ए जैन डेलीगेशन, और पॉप से जब मैं मिला, फ्रांसिस पॉप से, हिज हाइनेस, तो इन्होंने, मैंने कहा सर नाउ इट्स टाइम कि हम विश्व को एक फलक पे लाएं, हम मानव टू मानव का धर्म फैलाएं, हम ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें। एंड अनेकांतवाद की ये जो जैनिज्म की सबसे बड़े टूल है। एंड पॉप वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा नहीं, आज हम संप्रदायों से जो बढ़ गए हैं उसमें अनेकांतवाद का लाके हम एक मिनिमम प्रोग्राम बनाए। हमारे गुरु भगवान एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर करके भी इस संसार में सबसे बड़ा बात ये कह सकते हैं।
सो आई थिंक अनेकांतवाद की ये जो फिलोसॉफी है वो बहुत बड़ी चीज है। अब जैन दर्शन तो इतना सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे साइंटिफिक है, सबसे एक प्योर प्योर बेसिक चीजें, उसकी इतनी क्लैरिटी है। अब कैसे उसको और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, जैन दर्शन को, जैन बिलीफ को, जैन वैल्यूज को, जैन फिलोसॉफी को। आई थिंक इट्स टाइम टू स्प्रेड द वर्ड। विश्व में आज इतना डिजिटल मीडिया बढ़ गया है, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की, बॉम्बे का मेरा एक ग्रुप है, कि भाई प्रभु महावीर के सिद्धांत आज जो युवा वर्ग सुनता है उसके थ्रू आगे आने चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, इस ग्रुप में मैं दिखाना चाहूंगा। तो देखिए कितना पावरफुल मीडियम भगवान महावीर के जो विचार, जैन दर्शन है, वो हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और बहुत लोगों की इसमें पॉजिटिवनेस आई, और पूरे वर्ल्ड में इसके लाखों व्यूज आए। मैं एक छोटा सा मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है, और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि ये जो संक्षिप्त में जो जीवन के सिद्धांत बताए इन सेलिब्रिटीज ने, आज इस जैनिज्म के इस मेन टूल्स को हम आगे लाए, ये वर्ड स्प्रेड करें, तो विल बी द वॉरियर ऑफ पीस, विल बी द वॉरियर ऑफ हैप्पीनेस, विल बी द वॉरियर ऑफ टोटल यूनिफॉर्मिटी। अब हम जस्ट एक फंडामेंटल स्टडी करें कि जैनिज्म और वर्ल्ड रिलीजन्स, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा लीनियरिटी ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बर्थ को एक स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेट मानते हैं, और हेवन हेल्थ डेथ के रूप में दिया हुआ है। पर प्रभु महावीर का जो सिद्धांत है कि ये जीवन एक कर्मिक साइकिल्स है, और जीवन मनुष्य जीवन तो ये सबसे बड़ा वरदान है अपने सब कर्मिक साइकिल को दूर करने के लिए। और आप एनलाइटनमेंट ले सकते हो, आपका निर्वाण हो सकता है, आप खुद भगवान बन सकते हो। इन द सेंस आप एक आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये दर्शन अलौकिक दर्शन है। ये दर्शन मुझे लगता है कि जीवन में जबरदस्त एनर्जी दे सकता है, और आपके जीवन के पर्पस को बहुत बहुत आगे ले जा सकता है। आपकी सफरिंग, हम क्या कर रहे हैं, सफरिंग है, हम नेगेटिव है, हम दुखी है, हम झगड़ रहे हैं, इस जैनिज्म के इन सिद्धांतों को अगर कार्मिक थियरी को भी समझे तो एनलाइटनमेंट कर निर्जरा। और इतना वैश्विक भंडार है शास्त्र का कि शस्त्र से ज्यादा शास्त्र अपने जैनिज्म में भरा हुआ है। अब टाइम है ये नॉलेज पावर को आगे लाए, और स्कॉलर्स को हम आगे बढ़ाए, और स्कॉलर्स पैदा करें। गुरु भगवंतों से कहे कि हर संघ एक स्कॉलर को स्पॉन्सर करे। आज की ये नीड है, और तब जैनिज्म और वर्ल्ड रिलीजन के जो एक सामंजस्य है उसमें हम कुछ अनूठा ऊपर के आएंगे। मैं और एक बड़ी बात करना चाहूंगा कि वेस्टर्न रिलीजन्स का कहना है कि एक्सटर्नल गॉड कंट्रोल्स यू, एज यू सो सो यू रीप ऑन जजमेंट डे। अपना जो जैनिज्म है या ईस्टर्न रिलीजन्स का नाम दे, वो है गॉड इज द सोल विद इन यू। आप आपके खुद के मालिक हो, आप आपके खुद के कर्ता हो, आप आपके खुद के दृष्टा भाव में रह के ज्ञाता और ज्ञेय, साधना और साधक से आगे बढ़ सकते हो। और फिलोसॉफी और रिलीजन्स आर इंटरवाइंड। और सबसे बड़ी है कर्मा, आपके जो शुद्ध कर्म होते हैं वो आपके नेक्स्ट भव को नक्की करते हैं, और आप भव भवांतर से मुक्ति पा सकते हैं। तो आई थिंक ये जो सबसे बड़ा प्रभु महावीर ने सेल्फ अनुभव किया, सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया, और खुद ने जो जितनी साधना करके बढ़े, ये इतना बड़ा साधना का जो मैंने एक जीवन शैली देखी वो और कहीं नहीं देखी। और अनुपेक्षना, प्रेक्षा ध्यान, क्या क्या नहीं दिया। पूरा विश्व जब आप ये सब कर रहे हैं तो उस तरह से हम आगे बढ़े। हमने जैन दर्शन को पूरे वैश्विक करने के लिए जीतो के थ्रू खूब कोशिश की। जीतो के 72 चैप्टर्स है, और 12 चैप्टर्स वर्ल्ड में जो हम 25 चैप्टर्स तक ले जाएंगे,
उसमें हमने हमारे गुरु ब्रह्म जिनके कारण हमारा शासन आगे बढ़ रहा है, वो श्रमण आरोग्यम के थ्रू 16,000 साधु भगवंतों की ये सेवा की कि भाई उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जी तो तैयार है, और उनको सिर्फ अपने साधना और आत्मा में लीन रहे, और कैसे हम उनकी साधना के में निमित्त बने। ये श्रमण आरोग्यम बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड फाउंडेशन, इसके थ्रू अच्छे से अच्छे लोग राष्ट्र सेवा के लिए आए और जैनिज्म के प्रिंसिपल्स, जैन दर्शन को आगे बढ़ाए। ये भी हमने खूब कोशिश की, क्योंकि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशंस और आपके इंस्टीट्यूशंस को वैश्विक करना पड़ेगा। अपनी SSRI रिसर्च करके आगे बढ़ रहा है, श्रुत रत्नाकर श्रुत की रक्षा करके आगे बढ़ रहा है। ये भव्य विरासत, ये सब दर्शन जैन दर्शन को आगे ले जा सकते हैं। अब पूरी दुनिया आज मेंटल वेलबींग, हेल्थ वेलबींग की तरफ बढ़ी है। अरे जैन दर्शन में तो कायोत्सर्ग है, जैन दर्शन में तो अपना जो प्रतिक्रमण है वो पूरा जो वैश्विक मंत्रों के साथ है, और आत्मा में लीन होकर जो स्टेट ऑफ द माइंड चेंज कर सकता है। इस कायोत्सर्ग की साधना के थ्रू हम अपना देहादि ज्ञान चुन सकते हैं और पूरा मेंटल वीक बन आ सकते हैं। और मेरे को लगता है स्वस्थ जीवन का ये रहस्य है। मेरी सबसे कहना है कि हम जब पूरा वर्ल्ड मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कायोत्सर्ग को, इस विधान को, जैन दर्शन से जो ये इसकी निर्वाण पथ है, या मैं कह सकता हूँ कि जीवन जीने का रहस्य उससे खुलते हैं, उसकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। और आप जब इतने यहाँ पे स्कॉलर्स बैठे हैं, और सबसे ज्यादा तो मैं सुधीर भाई को कहूंगा कि पूरा न्यूरो साइंस आज कायोत्सर्ग को सबसे बड़ा मेडिसिन मान रहा है। तो आप इसमें इस टूल को हम आगे बढ़ाएं, उसके खूब शिविर लगाएं, और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, उसमें हम आगे बढ़ें। मेरे तकरीबन 100 दोस्त में से 20 एक दोस्त आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि भाई बॉडी को 15 घंटा आप आहार मत दीजिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए। ये सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन है वेलबींग का। और अपने में तो एकासना, अभ्यासना, तप, और उसको उससे भी सूक्ष्मता की तरफ आगे बढ़े तो कर्म की निर्जरा की आगे बढ़े थे, और अपना खुद का जो शुक्ल ज्ञान और ज्ञान है वो और आगे बढ़ते हैं, और हमारी मुक्ति का पथ बनता है। तो ये भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ल्ड ने दूसरे शब्दों से अडॉप्ट किए, पर बेसिक साइंस अपनी है। तो हमें ये बताना है कि भाई ये तो 5,000 साल पहले की तप साधना है, तो इसको हम बढ़ा के दुनिया में कई बदलाव इसके थ्रू हम ला सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैनिज्म को, जैन दर्शन लाने के लिए आज एक होने की जरूरत है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य पसंद आया, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्लीज। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, परंपराओं ने विश्व को सांप्रदायिकता नहीं, आध्यात्मिकता दी। कभी कभी सांप्रदाय समस्याओं का सर्जक बन जाता है, आध्यात्म समस्याओं का समाधान बन जाता है। पीएम ने कहा कि आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरीश, ये सबसे बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही कही कि हमें सांप्रदायिकता और आध्यात्मिकता का एक वेदांतर करके अब आध्यात्मिक तरफ, द वर्ल्ड इज ए स्पिरिचुअल प्लेस, और गुजरात उसका एपी सेंटर है। एक स्पिरिचुअल महायज्ञ यहाँ पे हो रहे हैं, और आज के ये जो हमने नवसर्जक जो एक टीम बना के ये जो नई जीवन शैली दी है, आई थिंक उसको हम वैश्विक करें। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में अपने करें, तो कि इट्स बेटर टू विन ओवर सेल्फ देन टू विन ओवर ए मिलियन एनिमीज। प्रभु महावीर का ये सबसे बड़ा साइंटिफिक सॉल्यूशन है, और मुझे लगता है कि इससे क्लेशवाद, इससे जितना कहे उतनी शांति बैठ सकती है। आदमी जब अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करता है तो बहुत बड़ा बदलाव लाके दुनिया को कर सकता है। अब इतना कोरोना आया, क्या हमने, हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत फॉरगिवनेस, वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे मनाते हैं हम, पूरा मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। क्यों ना आज की ये सभा हम एक छोटी सी शुरुआत करें कि हे कोरोना, आप सूक्ष्म हो, आप प्रभु, आपने हमें पूरा एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, आपने हमें सही रास्ते पे ला दिया। हम गलत थे, हम भटके हुए थे, हमने नेचर का इम्बैलेंस किया। आज हम मिल के आपको कॉन्शियसनेस के साथ एक प्रेयर करते हैं, जो हमारा जीवन का सबसे बड़ा जैनिज्म की प्रेयर है। हम माफी मांगना चाहते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा
जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे वृत्ति में सब भूएषु वेरं मज्जन केणै इच्छामि दुक्खं। धन्यवाद। मैं जैन दर्शन से बहुत ही प्रभावित हूँ। ये वैश्विक दर्शन है, हम सब मिलके इसको 21st सेंचुरी जैन सेंचुरी बनाए, जैनिज्म की सेंचुरी बनाए। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि हम सब घूम के ये जो सत्य है उसकी तरफ, सत्य शाश्वत होता है और पूरा विश्व जैन दर्शन की तरफ आगे बढ़ेगा और हम सब उसके लिए प्रयास करके अपना जीवन इसी में लगाए। और मैं जीतू भाई साहब, मैं नरेंद्र भंडारी जी, सबको आपको प्रणाम करता हूँ कि इस मंच पे ये मौका देके हम इसको जीवन को धन्य बनाए। और मेरे लिए, मेरे लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्ट डे कि मैं इतना कुछ शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद कुशल भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इको वॉरियर बनने की बात कही, चैरिटी की बात कही, जैन धर्म के अनेकांतवाद की विशेषता की बात कही, आपने पोप के साथ मीटिंग की बात कही, प्रचार माध्यम का किस तरह से उपयोग करना चाहिए उसकी बात की, मीडिया आज हमारे लिए क्या कर सकता है यदि हम सम्यक रूप से उसका उपयोग करें, तो आज मीडिया हमारे लिए एक आशीर्वाद बन सकता है। महावीर के विचारों के बारे में आपने सुंदर बात कही, जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है। हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम इसको विश्व के तख्त पर लाकर रखें। नॉलेज को आगे बढ़ाने की बात कही, कल नरेंद्र भंडारी जी ने भी ये बात कही थी, नॉलेज बेस्ड जैन धर्म होना चाहिए। श्रमण आरोग्यम की एक बहुत बड़ी मुहिम आप लेकर चल रहे हैं, भारत के सभी जैन मुनि साधु साध्वियों के आरोग्य की। आपने कायोत्सर्ग, वर्तमान मेडिटेशन के लिए कायोत्सर्ग की बात कही, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कही, और गुजरात जो एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। गुजरात ने बहुत बड़े नेता दिए हैं, बहुत बड़े संत दिए हैं, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य दिए, जगत गुरु हीरसुरी महाराज दिए, ज्ञान के प्रकांड सूर्य समान उपाध्याय यशो विजय जी दिए, और गांधी जी जैसे आज राष्ट्रपिता दिए। ऐसे महान लोगों की ये भूमि है, यदि हम इस भूमि की जो सही महक है उसको लेकर चले तो गुजरात सही में आज के युग का, आज के विश्व का एपिसेंटर बन सकता है। और सबसे ऊपर जो आपने बात कही वो क्षमापना की बात कही। मैं इन सब बातों के आभार, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम आपको पुनः पुनः सुनने के लिए लालायित रहेंगे। धन्यवाद। मैं हमारे तीसरे वक्ता, बहुत अहम वक्ता है, सुरेंद्र सिंह पोखरना जी, जो बहुत बड़े चिंतक भी है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होते हुए भी आज विश्व में जिस प्रकार से हिंसा फैली हुई है, उस हिंसा को कैसे रोका जाए, हिंसा को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सतत प्रयासरत हैं। जगह जगह पर जा करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि हिंसा को रोकिए, नहीं तो ये विश्व खत्म हो जाएगा। आज हजारों जीवों की जातियां नष्ट हो चुकी है, जो विश्व के बैलेंस को एक खतरा पैदा करने वाली स्थिति है। आज कोरोना वायरस हिंसा के कारण ही पनपा। उन्होंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के सह-संस्थापक हैं और उन्होंने कॉन्शियसनेस पर बहुत सारा काम, 150 से अधिक आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स छप चुके हैं। हमारे प्यारे सुरेंद्र श्री पोकर्णा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र सिंह पोकर्णा जी। मेरे वक्तव्य का शीर्षक है आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास। ये दो मूल विचारधाराएं हैं जिनके ऊपर अब आपको चिंतन करना पड़ेगा कि विश्व को अब किस तरफ जाना चाहिए। बता, आर्थिक विकास की जो दौड़ चल रही है, क्या उसी दिशा में जाना चाहिए या थोड़ा सा हम दूसरी जो दिशा है वो आध्यात्मिक विकास की जो दिशा है, क्या उस तरफ भी हमको जाना चाहिए।
तो आध्यात्मिक विकास की जो बात है वो सीधा आत्मा के विकास से जुड़ी हुई है, और भारतीय दर्शन में और जैन दर्शन में विशेषकर आत्मा के उद्धार की, आत्मा के कल्याण की बात की जाती है, और कहा जाता है कि आत्मा के अंदर ज्ञान होता है तो जो जो आध्यात्मिक विकास होता है वैसे ज्ञान भी बढ़ता जाता है। तो अभी विज्ञान का जमाना है, विज्ञान भी ज्ञान की खोज कर रहा है और प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो विज्ञान से भी हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और आध्यात्म से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, मतलब तो इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये जो मेरा ये जो व्याख्यान है, मैं हमारे मतलब माताजी पिताजी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया विज्ञान और आध्यात्म पर शोध करने के लिए। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इकोनॉमिक आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो गए 100 साल के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण ज्यादातर है जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हुई है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करे तो क्या करें? तो साइंस ने क्या किया, अभी साइंस ने है जो ये इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको एक और अलग दिशा दी, मतलब। और साइंस में क्या हुआ कि जो पहले इकोनॉमी रिन्यूएबल रिसोर्सेस के ऊपर आधारित थी, जिसे किसके पास कितने खेत हैं, कितने ये पशु हैं, उसके ऊपर वो चलती थी, उससे हटकर के विज्ञान ने क्या किया कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उसकी तरफ है जो मतलब पूरी मतलब दिशा को है जो अपने बदल दिया। उस दिशा के बदलने से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो अभी जैन दर्शन कहता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता है, और वो कहता है कि जो भौतिक विकास है वो सही दिशा ही नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कुछ। और अभी जो जैन दर्शन की जो बात है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, आत्मा का विकास होना चाहिए या आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, तभी विज्ञान भी इस दिशा में आ रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अब वैज्ञानिक भी ये समझ रहे हैं कि हमको बिना कॉन्शियसनेस या आत्मा को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। विज्ञान के अंदर भी अब ऐसी समस्या आ रही है कि हम जब तक आत्मा क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, उसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस स्थिति के अंदर हम ये मानते हैं कि अभी वैज्ञानिक स्तर पर भी जैन दर्शन की बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं ये इस व्याख्यान के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उसका मतलब कारण क्या है, बेसिकली उसके अपने को है जो मूल में जाना पड़ेगा कि जो वर्तमान समस्या हुई है वो क्यों हुई है, और आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले हमको वो समझना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास से जनरल समृद्धि होती है, वो सब होता है, लेकिन बेसिकली आर्थिक विकास क्या है, लोगों को एक दूसरे से दूर करता है। आर्थिक विकास से समाज में अव्यवस्था बढ़ती है, कंपटीशन हो रहा है। अभी आर्थिक विकास से पर्यावरण दूषित होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि भारत के अंदर आर्थिक विकास की दर 5 से 6% है, तो ये कोई नहीं कहता कि भारत के आध्यात्मिक विकास की दर क्या है। तो अभी हमको बताना पड़ेगा, न केवल हमारे समाज में लेकिन पूरे विश्व समाज में, कि आध्यात्मिक विकास की दर भी बताइए और आध्यात्मिक विकास किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे अपन नियंत्रित करें, आर्थिक विकास को कैसे नियंत्रित करें और आध्यात्मिक विकास को हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि आध्यात्मिक विकास एक दूसरे को जोड़ता है। आध्यात्मिक विकास से समाज में व्यवस्था बढ़ती है, आध्यात्मिक विकास से पर्यावरण शुद्ध होता है। तो हमको इस दिशा के अंदर मतलब जाना पड़ेगा और हमको समझाना पड़ेगा कि क्या है दोनों में अंतर। ये मूलभूत प्रश्न है, बहुत फंडामेंटल है। तो अभी आप देखिए कि 100 साल पहले जो इकोनॉमी होती थी वो लेफ्ट में बताया गया है कि केवल खेत और जंगल और पशु कितने हैं किसी के पास, उसको आर्थिक रूप से समृद्ध माना जाता था। लेकिन विज्ञान के आने के बाद अभी क्या हुआ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई, और जो इंडस्ट्रियली पावरफुल है, जो के पास मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उसको है जो हम कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से संपन्न है। और विज्ञान में जो आगे है वो उस सेंस में भी आर्थिक रूप से संपन्न है। तो विज्ञान ने इस आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
पर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है हो रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है समझना अपने को, जब हम आध्यात्मिक विकास को समझना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देखिए यहाँ बाई तरफ सिर्फ मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके फोटो दिखाए गए हैं कि जंगल है, एक गार्डन है, छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, पानी है, पानी में नाव चल रही है और नाव में लोग घूम रहे मजा कर रहे हैं, वो एक स्थिति है मतलब। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इनसे क्या हो रहा है? इनसे मतलब है जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही है, बड़े बड़े जनरेटर बन रहे हैं, बड़े बड़े मतलब ये इंडस्ट्री बन रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि इनको बनाने के अंदर हमारे ये जो पर्यावरण है ये मतलब दूषित हो रहे हैं, वो उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं और इनको बना रहे हैं। तो ये जो बन रहा है वो एक नॉन बायोलॉजिकल ऑर्डर है। अच्छा लगता है सबको, अच्छा मकान अच्छा लगता है, अच्छी फैक्ट्री अच्छी लगती है, पर वो एक नॉन बायोलॉजिकल ऑर्डर है और जैन दर्शन के हिसाब से उसमें जीव नहीं है। लेकिन जो बाईं तरफ दिखा रखा है जीव है, जंगल है, पानी है, उन सब में जीव है। तो जीव खत्म हो रहे हैं और हमें नए हैं जो अजीब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? अब ये जैसे आपको ये इसमें लेफ्ट में दिखा है कि हमें क्या हालत हो रही है पोल्यूशन की। तो पोल्यूशन जैसे मतलब एक फैक्टर है, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन, वेस्ट डिस्पोजल, अर्बन स्पाल, गांवों से लोग छोड़ छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, तो गांव खत्म होते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, डिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, ओशन बड़े बड़े समुद्र के अंदर मतलब है जो एसिड घुलता जा रहा है, ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रहा है। फिर अभी आजकल एक नया पोल्यूशन आया वाईफाई का, जिसके थ्रू हम ये जूम की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर ये भी एक ढंग का पोल्यूशन है, इसको समझने की जरूरत है। अब दूसरी तरफ हमने एक रॉकेट का फोटो बना रखा है। मैं इसरो में साइंटिस्ट था, तो हम क्या है कि रॉकेट छोड़ते थे तो सभी वैज्ञानिकों का ध्यान रहता था कि रॉकेट सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा ध्यान नीचे भी जाता था कि नीचे जो गरम गरम गैसें निकल रही है, उन गैसों से कितने जीव मर रहे हैं, कितने वायरस बैक्टीरिया उसके है जो एक रॉकेट के छोड़ने से मर रहे हैं, उसकी कोई भी साइंटिस्ट गिनती नहीं करता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है और विज्ञान भी कहता है कि हवा के अंदर वायरस, बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। तो हमको एक ऐसा दृष्टिकोण चाहिए। इसी ढंग से नीचे एक हाइड्रोजन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बना रखा है जिससे हिग्स बोसोन की खोज की गई थी, पर ये कोई नहीं कहता कि इस कोलाइडर को बनाने के अंदर कितना मतलब है जो पानी खर्च हुआ, कितनी वायु खर्च हुई, कितनी मिट्टी खराब हुई, कितने जीव मरे। जैन दर्शन कहता है कि पृथ्वी काय के भी जीव होते हैं, वायु काय के जीव होते हैं और अब काय यानी मतलब जल में भी जीव होते हैं। तो वो उसकी चिंता नहीं की जाती, उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता है। अब ये आ गया है समय कि हम उसको अकाउंट में ले तो हमारे विकास की दिशा बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब इसमें देखिए क्या हम कर क्या रहे हैं। जैसे पेट्रोल डीजल है जिससे हमारी पूरी मतलब इंडस्ट्री चल रही है, गाड़ियां चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, रेल चल रही है, वो चल रही है। तो वो जो डीजल पेट्रोल है वो पृथ्वी में एक छोटे से एरिया के अंदर रहता है। हम उसको बाहर निकालते हैं माइनिंग करके और फिर उसको यूज करके उस पेट्रोल डीजल और जो मेटल वगैरह भी निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं जमीन से खोद खोद के, और उसको पूरे वायुमंडल में और हवा के अंदर और पृथ्वी के ऊपर फैला रहे हैं। तो अब उसको वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये जो एक प्रोसेस हो रहा है ये पहले ऐसा नहीं था और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये एक बहुत ही गलत दिशा में विश्व जा रहा है। तो ये जो है इसमें कहते हैं कि अनसर्टेनिटी या डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रहा है। तो इस डिसऑर्डर को हम कैसे चेक करें? ये अब जैसे मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूँ हम किधर जा रहे हैं। तो 25,000 बायोलॉजिकल स्पेसीज हम हर साल नष्ट हो रही है पूरे विश्व के अंदर। जैसे आजकल चिड़िया देखने को नहीं मिलती, मिट्टू देखने को नहीं मिलते, बहुत से अपने पशु पक्षी देखने को नहीं मिलते। 15,000 करोड़ जीवों की हत्या की जा रही है हर साल खाने के लिए, और आधे जीव पृथ्वी में गए 50 साल में समाप्त हो गए। आधे जीव मतलब पृथ्वी के जो 1970 में थे जीवों की संख्या, अभी 2010-2015 में वो आधी रह गई है। तो हम एक छठे महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो फिगर दे रखा है इसमें दे रखा है कि 50 करोड़ साल के अंदर 5 बार ऐसे महाविनाश हुए थे जब जीवों की संख्या बहुत कम हो गई थी।
अब ये छठा महाविनाश जो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ अगर वो होगा तो पूरी पृथ्वी मतलब है जो खत्म हो जाएगी। और ये जो दिशा है जिस हम जा रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो है जो मानव प्रेरित होगी। वो जो मतलब पहले के एक्सटेंशन थे वो नेचुरल थे, पर ये मानव प्रेरित होगी। अब आइए विज्ञान और ये जो प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसको समझा जाए। विज्ञान ने हमको जैसे रॉकेट दिया, सैटेलाइट दिया, कंप्यूटर दिया, मोबाइल दिया, ये सब चीजें दी, गूगल नेटवर्क दिया, बाई तरफ जो दिखा रखा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है साइंस के अंदर के, साइंस एक चींटी नहीं बना पाया, प्योर केमिकल्स लेकर के एक चींटी नहीं बना पाया, एक घास की पत्ती नहीं बना पाया। तो एक तरफ साइंस के आविष्कारों से हजारों लाखों करोड़ों जीवों की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ साइंस एक जीव पैदा नहीं कर पाया। जैन दर्शन में है जो हम जानते हैं कि हमारे आचार्य साधु वगैरह एक एक छोटे जीव की भी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों करते हैं? और हमें आदेश दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि हमको एक एक जीव को बचाना चाहिए, क्योंकि हम जीव को मार सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन उसको पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जीव जीव से ही आता है और वो है जो अजीव है। तो पूरा विज्ञान अजीव के उत्थान के ऊपर लगा हुआ है, जीव के उत्थान तक कम लगा हुआ है। इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो अंतर है, ये अंतर है कि जीव और अजीव में जो वेद विज्ञान की बात कही गई है, तो उस वेद विज्ञान को हमको समझना पड़ेगा। दूसरा हमको समझना पड़ेगा कि विज्ञान ने किस तरह इस जो विकास की दशा को चेंज किया। तो हम जैसे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करता है कोई साइंटिस्ट, उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद में उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के बाद में हम जान रहे हैं कि मोस्टली इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट की जो इंडस्ट्री में जो लगे हुए हैं लोग, उसके अलावा मोस्टली जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उससे इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है। और ये जो पूरा साइकिल है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम की कोई दिशा नहीं है। जो साइंस की बात करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है जीवन का, ये इससे स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल उसमें साफ नहीं दिखता है मतलब। और जो विज्ञान का ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो भी है जो उसका कौन यूज कर रहा है वो पता नहीं लगता साइंटिस्ट को। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूंगा। तो चारों सत्य है, लेकिन उसमें है जो वो क्या है कि टोटल मिला करके कोई दिशा नहीं है। भारतीय दर्शन में दिखाया गया है कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें एक डेफिनेट गोल होता है कि मोक्ष प्राप्त करना, हर आत्मा मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम में हमने बताने की कोशिश की है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म जो है वो बेसिक फाउंडेशन है, वो लेफ्ट में है, वो जड़ में है, और जो मोक्ष है वो टारगेट है, गोल है वो अचीव करने का। ऐसा कोई गोल अभी विज्ञान के ज्ञान के अंदर या इस सिस्टम में कोई गोल नहीं है। सब इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन क्यों, किस लिए, वो उसका कोई मतलब है जो गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है जिसको हमको समझने की जरूरत है। तो अभी दूसरा एक और है कि ये जो डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, ये भी अभी एक मूल झगड़े की जड़ है, जिसने आर्थिक विकास को एक गलत ढंग की दिशा दी है। और उसमें क्या है कि जैसे हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं डार्विन के सिद्धांत के अंदर, लेकिन जब आध्यात्मिक सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें आता है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो दोनों में क्या अंतर है? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो लॉ है वो बेस्ड ऑन फिजिकल रियलिटी है, उसमें स्पेसीज में डिफरेंसेस क्या है उसको समझा बताया जाता है, फोर्स ज्यादा होता है, एम्फेसिस ज्यादा होता है, और इस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कारण अनवांटेड कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन के कारण क्या हो रहा है, एक अंधी दौड़ हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। और सोसाइटी हैज बीन डैमेज्ड ड्यू टू दिस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट प्रिंसिपल। इसको डिसएडवांटेज क्या है, इसको हमको हाईलाइट करने की जरूरत है। और ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में भी गोल नहीं है। गोल क्या है आपका, मतलब आप क्यों जीना रहता, वो जीवित रहना चाहते हो, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो रिसोर्सेज आर मिसयूज्ड उसके अंदर। अब ये अगर आध्यात्मिक दृष्टि में देखें अगर, तो इसमें क्या स्पिरिचुअल रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, लिव एंड लेट लिव। उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अंडरलाइंग यूनिटी है अलग अलग जीवों के अंदर, सेम आत्मा है सभी जीवों के अंदर। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और ये कैसे आर्थिक विकास को मतलब प्रभावित करेगा हम देखेंगे। इसी ढंग से जब आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो इसमें कोऑपरेशन होता है लोगों के अंदर। फिर सोसाइटी गेट्स इनलाइटनमेंट, सोसाइटी मतलब है जो उसको एक अच्छा ज्ञान मिलता है मतलब। और तो आध्यात्म को हमको फैलाने की जरूरत है, उसमें एक डेफिनेट गोल है कि हम मोक्ष प्राप्त करना है, ये एक गोल है। इस तरफ कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब हवा में चल रहा है मतलब।
इसको हमको नियंत्रित करना पड़ेगा और जैन दर्शन इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये देखिए अब क्यों जरूरत है इसमें बताइए। आइंस्टीन जैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सूत्र दिया था E=mc²। तो आइंस्टीन थे वो समझना चाहते थे कि प्रकृति के नियम क्या है, तो प्रकृति के नियम को समझना चाहते थे एक वैज्ञानिक के तौर पर। लेकिन जो ही उसकी खोज हुई तो वो टेक्नोलॉजी यानी एटम बम की टेक्नोलॉजी उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे उनके पास गई। तो उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे उसमें वर्ल्ड वार की स्थिति चल रही थी और जापान बहुत पावरफुल हो रहा था, तो जापान को दबाने के लिए उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो उससे है जो एटम बम वो बनाए गए और एटम बम से उसका है जो ये जापान का पूरा मतलब विनाश हुआ। अब इसमें अपने को देखने की जरूरत है कि कॉन्शियसनेस की स्टेट क्या है, मतलब हमारे अंदर की सोच क्या है। तो आइंस्टीन की सोच ये थी कि भाई प्रकृति के नियम को हम समझे, मतलब प्रकृति के नियम को समझे। लेकिन यहाँ पे जो इसका दुरुपयोग हुआ, तो आइंस्टीन को अगर पता होता, उसका गोल अगर ये होता कि भाई ये एक सा कुछ मतलब यूज होगा तो है जो वो करता, लेकिन अगर उसको पता लगता है कि इसका मिसयूज होगा तो शायद वो इसके ऊपर खोज ही नहीं करता। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान किस दिशा में ले जा रहा है हमको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कॉन्शियसनेस की जो स्टेट क्या है वो डिटरमिन करती है हमारा डायरेक्शन क्या है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये समझना, ये छोटी सी एग्जांपल मैं आप बताना चाहता हूँ। विज्ञान के बारे में बहुत बातें हो रही कि विज्ञान से ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन विज्ञान के ज्ञान की क्या सीमाएं हैं वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो एक गॉडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है, वो मैं एक बहुत सीधे से उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें लेफ्ट में है जो 4 रसगुल्ले रखे हुए हैं और राइट में 4 गुलाब जामुन रखे हुए हैं। तो हम सिंपल मैथमेटिक्स जानते हैं कि 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन अगर 4 रसगुल्ले हो और 4 गुलाब जामुन हो तो क्या आंसर होगा? 4 और 4 8 होगा या कुछ अलग होगा? तो हम 4 के साथ अगर कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स का लॉ है, उसको अपने को वापस इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इसी को आगे बढ़ाकर एक वैज्ञानिक है गॉडल, उसने 2 थ्योरम दिए, उनका नाम है गॉडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। उन थ्योरम के हिसाब से ये आता है कि हम विज्ञान की रीति से या किसी भी मैथमेटिक्स के ये मेथड से या किसी भी लैंग्वेज से हम जो असली सत्य है उसको नहीं समझ सकते, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। अगर पूर्ण रूप से समझना है तो हमको आत्मा की या कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत से इसमें दे रखा, बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे विग्नर है, जोसेफसन है, प्रिगोजिन है, एसिमोव, पेंद्रोव, डेविड बॉम, सुदर्शन, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जो कह रहे हैं कि बिना आत्मा के हम ये कॉन्शियसनेस के हम विज्ञान के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर विज्ञान को आगे बढ़ना है तो आत्मा जैसी कोई चीज होनी चाहिए, उसको हमको उसके ऊपर शोध करना पड़ेगा। तो वो उसकी जरूरत है। जैसे जैन दर्शन हजारों सालों से कह रहा है कि आत्मा ही मूल है, जो पुद्गल है, मैटर है, वो मूल नहीं है। ये अब आत्मा की समझने की क्यों जरूरत है? साइंस के अंदर जैसे पैरासाइकोलॉजी होती है, पैरासाइकोलॉजी के अंदर ये 8 डिसिप्लिन ऐसे हैं जो अभी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन वर्तमान विज्ञान है इनमें वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये एस्टेब्लिश है, ये फिनोमिना। गेन फील्ड का एक आइडिया है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, रिमोट व्यूइंग, रैंडम नंबर जनरेटर, क्रिस्टेंटमेंट, बीएम प्रोटोकॉल, स्टेरिंग प्रोटोकॉल, सर्वाइवल आफ्टर बॉडीली डेथ, प्री रिकॉग्निशन एंड 6 सिग्मा डेटा। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो हमको आत्मा की जरूरत है, कॉन्शियसनेस की जरूरत है, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये इसमें प्रयास चल रहे हैं, जैसे मतलब न्यूरोफिजियोलॉजी है कि ब्रेन न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, कि क्या आत्मा को हम न्यूरॉन्स के और जो सिनेप्सेस होते हैं उसकी स्टडी करके समझ सकते हैं। तो इसमें बहुत अभी खोज चल रही है। अभी मतलब न्यूरॉन के भी छोटे छोटे टुकड़े पाए गए हैं, जिनको माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। माइक्रोट्यूबल्स के भी छोटे टुकड़े पाए गए हैं, उनको ट्यूबलिन्स कहते हैं। और ट्यूबलिन्स के अंदर और ट्यूबलिन के समूह से आत्मा को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक दिशा है आत्मा को खोजने की, या सॉल चेतना क्या है उसको समझने का, उसका प्रयास किया जा रहा है। मतलब नेक्स्ट, इसी ढंग से ये एक मतलब क्वांटम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, में डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का यूज किया जा रहा है आत्मा को समझने के लिए, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए। तो ये भी एक दिशा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी एक साइंस के अंदर एक नया मॉडल आया है जिसको 9 डायमेंशनल साइंस कहते हैं। अभी जो साइंस चल रही है वो 4 डायमेंशनल साइंस है, उसमें 3 स्पेस कोऑर्डिनेट और 1 टाइम कोऑर्डिनेट होता है। उसमें 9 डायमेंशनल के अंदर उन वैज्ञानिकों ने 2 टाइम के डायमेंशन और दिए हैं और 3
कॉन्शियसनेस के जो डायमेंशन दिए, यानी आत्मा को मैथमेटिकली डिफाइन किया उन्होंने। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो थ्योरी है जिसको टीडीवीपी मॉडल कहते हैं, ये टीडीवीपी मॉडल जैन दर्शन के मॉडल से बहुत मिलता है। और जैन दर्शन के अंदर जो 15 चीजें हैं, वो 15 चीजें इस मॉडल के अंदर भी हैं। मेरी ये वैज्ञानिकों से दोस्ती, मैंने जब उनको कहा कि आप जो चीजें कह रहे हो हमारे जैन धर्म में ऑलरेडी है, तो वो उनको गुस्सा आ गया कि बोले हम 5000 घंटे से है जो अपने इस मॉडल पे काम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल मॉडल है और आप कह रहे हो जैन दर्शन में है। मैंने कहा है भाई ऐसा है। तो बाद में खुश हो गया कि चलो मतलब कोई हमको सपोर्ट कर रहा है। तब अब मैं ये कह रहा हूँ कि विज्ञान अब जैन धर्म की ओर आ रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जैन दर्शन विश्व दर्शन बन सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। ये मैं आपको है जो बताना चाहता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और यही इन्हीं वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जो आत्मा जैसी कोई चीज होती है वो नॉन फिजिकल होती है, यानी मैटर पुद्गल जैसी नहीं है, पुद्गल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है उससे, लेकिन उसके अंदर इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन होती है, हो सकती है उसके अंदर इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन। तो ये एग्जैक्टली वही बात है कि जो जैन दर्शन में कहा जा रहा है कि इनफाइनाइट नॉलेज की बात कहता है कि आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख होता है। तो ये मतलब ये वैज्ञानिक भी कह रहे हैं अभिषेक को, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जैन दर्शन कहता है जो प्योर साल होती है, इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख होता है, और इसको हमको प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या है? तो साइंस का भी उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना, और आत्मा का भी यही है, मतलब उद्देश्य के ज्ञान प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। तो लेकिन किससे आपको को असली ज्ञान मिलेगा, रियल ज्ञान मिलेगा? तो अभी ये पाया जा रहा है कि विज्ञान का जो ज्ञान है उसकी सीमाएं हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान है वो अनंत ज्ञान है। उस अनंत ज्ञान को अगर प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना है, तो हमको जैन दर्शन के रास्ते पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, विज्ञान को भी उस तरफ आना पड़ेगा। इसी ढंग से विज्ञान के अंदर ये आपने देखिए जैन धर्म में मतलब 5 ज्ञान बताए गए हैं। तो अवधि ज्ञान, ये मन पर्याय ज्ञान, और ये नीचे वाले मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है, इसकी थ्योरी से हम वो जो 9 जो पैरासाइकिक प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जो अभी वर्तमान विज्ञान नहीं मानता है। पर ये नई चीजें है जो विज्ञान को हम दे सकते हैं। इसी ढंग से ये आप जानते हैं कि जब आत्मा का विकास होता है, आत्मा का इवोल्यूशन होता है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है, तो जैसे हम जानते हैं कि लोग शताब्दानी होते हैं, बहुत से आचार्य जैसे शताब्दानी महाराज साहब बन गए, ये हमारे मतलब ये शताब्दानी संत है। तो ये सिद्ध करता है, साइंटिफिकली सिद्ध करता है कि आत्मा के विकास से, आत्मा के इवोल्यूशन से हमको क्या मिलता है, मतलब हमको क्या चीज प्राप्त होती है। तो ये चीज प्राप्त होती है। इसके अंदर ये मैंने बताने का प्रयास किया है। ये एक टेबल दे रखी है जो भगवती सूत्र से है, और इस टेबल के अंदर आप आश्चर्य करेंगे कि परमाणु और अणु उसको नापने का प्रयास किया गया था अपने अवधि ज्ञान से, और उसकी जो साइज आती है एटम और न्यूक्लियस की, वो लगभग वही साइज है जो वर्तमान वैज्ञानिकों ने निकाली है। पर ये जो टेबल है वो लगभग 2000 साल पुरानी बनाई गई है। ये अपने आप में एविडेंस है कि आत्मा के कल्याण की जब बात करते हैं कि आत्मा से ज्ञान बढ़ता है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब इसका एविडेंस है। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मतलब गुण स्थान का जो प्रोसेस बता रखा है कि 14 गुण स्थान से कैसे आत्मा मतलब ऊपर जाती है, मतलब कैसे उसका विकास होता है। ये स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। हाँ, अब ये जो ग्राफ है इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हमको विश्व किस दिशा में जाना चाहिए। तो इसमें आप देखिए एक्स एक्सिस के अंदर मैंने प्योर मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ या जो आर्थिक विकास की बात है वो बताने का प्रयास किया है, और वाई एक्सिस की तरफ है वो प्योर स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैंने प्लॉट किया है। मतलब तो इधर वाई एक्सिस की तरफ ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एक्स एक्सिस की तरफ मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ है। अगर बैलेंस ग्रोथ चाहते हैं समाज में, ये बीच की जो डॉटेड लाइन है ये बैलेंस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी। जो व्यक्ति इधर लेफ्ट की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, वो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होगा, और जो ऊपर की तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ होगा, वो स्पिरिचुअल ज्यादा होगा। तो हमको क्या करना है, विश्व को इस आर्थिक विकास की जो नीचे वाली जो दिशा है, दिशा से धीरे 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 घुमा के और इसको एक ऐसी वैल्यू पे लाना है, ऐसे एंगल पे लाना है कि दोनों दिशाओं के बीच में, दोनों जो स्पिरिचुअल है और आर्थिक है, उन दोनों के बीच में बैलेंस आए, कम से कम एटलीस्ट कम से कम बैलेंस आए, मतलब तो हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे। हाँ, अब ये अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एकदम नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि लोकल इकोनॉमिक्स या लोकल सिस्टम, मतलब लोकल मतलब प्रोसेस। ये जैन दर्शन से बिल्कुल है जो मिलता है
क्योंकि जैन दर्शन भी यही बात करता है कि लोकल पे जाना पड़ेगा हमको, तभी मतलब अपरिग्रह भी हो जाएगा। और जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन से जो रिसोर्सेज इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं जाते हैं, जिससे जीवों की हिंसा होती है वो कम होगी। और जो मजदूर बेचारे गांव छोड़ छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, वो भी रुकेगा मतलब। और ये पूरा जैन दर्शन के सिद्धांत के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है एक, जिसके अंदर अब हमको विश्व इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हमको लोकल इकोनॉमी पे जाना ही पड़ेगा। देख, मैंने इसमें लास्ट में एक दे रखा है कि 50 + 25 + 15 + 10। तो हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि लोकल का अर्थ स्वदेशी नहीं है। अभी लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि लोकल का अर्थ स्वदेशी है। स्वदेशी नहीं है लोकल का। लोकल का अर्थ है स्थानीय। और स्थानीय का मतलब अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हो तो जैसे आप 50% अहमदाबाद में जो चीजें उत्पन्न होती है उसका ही उपयोग करो। फिर 25% जैसे गुजरात में जो पैदा हो रही है उसका उपयोग करो। फिर 15% जो भारत में हो रही है उसका उपयोग करो। और 10% ऐसा उपयोग करो कि जो आपको विदेशों से मंगानी पड़े। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हमको सोचना पड़ेगा, तो ही हम एक आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों के बीच में संतुलन बिठा पाएंगे। यही मेरी बात मुझे करनी थी। तो हमको है जो विश्व को ये दर्शन को दिखाना है, वैज्ञानिकों को समझाना है कि देखो जैन दर्शन से विज्ञान को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और अभी जो विज्ञान में प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम का समाधान जैन दर्शन के अंदर है, ऐसा हमको बताना है। और दूसरे जो सेक्टर हैं, दूसरे इकोनॉमिक के, दूसरे पॉलिटिकल हैं, ये हैं, सबके अंदर जैन दर्शन एक नई दिशा विश्व को दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए जो इसकी अपने जो इस दिशा में कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद पोकर्णा साहब। आपने आत्मा का विकास करना चाहिए या आर्थिक विकास करना चाहिए, इस दोनों के लाभ के और बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया आपने। बहुत ही सुंदर बातें कही। विज्ञान क्या कर सकता है और विज्ञान के द्वारा हम धर्म को किस दृष्टि से देख सकते हैं, उस विषय में आपने बहुत सुंदर बात की। विगत कई सालों से आप कॉन्शियसनेस पर काम कर रहे हैं और कॉन्शियसनेस की बात पूरे विश्व में आप कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी आपने बहुत अच्छी तरह बात की। अब समय आ रहा है, समय है प्रश्नोत्तर काल का। हमारे जिज्ञासु के प्रश्न भी आए हुए हैं। प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले कल जो हमने बात की थी उससे थोड़ा हम हट करके आज बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले जिज्ञासुओं को उनको आमंत्रित करेंगे और उनको कहेंगे कि आपको आज के 3 वक्ताओं के विषय पर कोई भी जिज्ञासा हो तो आप करके पूछिए। और मैं अब ये मंच प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी को सौंप रहा हूँ। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी ये प्रश्नोत्तर काल का संचालन करेंगे। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी। तो आपके कोई प्रश्न हैं श्रोताओं के तो मैं निवेदन करूंगा कि आप वो पूछें। उसके 2 तरीके हैं, आप ये चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप क्वेश्चन आंसर के लिए आप हाथ उठा के बता सकते हैं, तो हम उसको प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पैनलिस्ट में से जो एक्सपर्ट हैं वो उनका उत्तर देंगे। एक प्रश्न योगेश शाह का आया है कि व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट समयम गोयम मा पमय और सर्ववृत्ति धर्म, द ओनली मैसेज ऑफ अनंत तीर्थंकर। तो जीतू भाई आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? प्रश्न है पोखरणा जी से। जी पोखरणा जी, आपने कहा कि साइंस का गोल होना चाहिए मोक्ष वगैरह। तो ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता वो दोनों ही अलग चीज है। जो स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता में जैसे 14 गुणस्थानों के ऊपर जाते हैं, और जैसे आपने बताया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब चीजें इसके लिए इनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने नहीं पड़ते हैं या कोई डिसेक्शन करना नहीं पड़ता है या कुछ
ये नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप में स्वयं प्रकाशित होता है। तो आप एक्चुअली अभी मानते हो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक हो सकता है, क्योंकि साइंस टोटली अलग चीज है, और ये अगर आप मिलाने जाएंगे बहुत सारी चीजें आध्यात्मिकता की स्टैंड के ऊपर पहुंचने के बाद आती है। और हम लोग अगर उसको मिलाने जाएंगे तो ये सब संभव कैसे होगा, वो समझ में आज तक नहीं आया। देखिए, इसमें क्या है कि साइंस जो वर्तमान साइंस जो चल रहा है उसको अभी 4 डायमेंशनल साइंस कहा जा रहा है। मतलब ये 3 स्पेस कोऑर्डिनेट और एक टाइम कोऑर्डिनेट। अभी हम अगर पैरासाइकोलॉजी के प्रोसेस हैं, जैसे अवधि ज्ञान है, ये मन पर्याय ज्ञान है, अगर इनको समझना है तो हमको इस वर्तमान विज्ञान को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। इसकी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हमको समझना होगा। और दूसरे जो प्रोसेस आ रहे हैं जिनको इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो हमको इस साइंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे प्रयास विदेशों में बहुत हो रहे हैं। और जो 9 डायमेंशनल साइंस की जो बात कही है मैंने, वो 9 डायमेंशनल साइंस की बात इसीलिए हो रही है कि उसमें टाइम के उनके लिए अलग अलग ढंग के एक्सपेरिमेंट प्लान करना पड़ेगा। अभी हमको पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर सुधीर शाह ने जो प्रहलाद भाई जानी पे प्रयोग किया, और जो हम जानते हैं को 75 साल से उन्होंने खाना नहीं खाया और पानी नहीं किया, उसका आंसर वर्तमान विज्ञान नहीं दे पा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जाम्पल गलत है, एग्जाम्पल सही है। और जो ही नई कोई खोज होती है तो ऐसे ही एग्जाम्पल से होती है, जो रेयर इवेंट कहते हैं उसको। जो रेयर इवेंट, पोखरिया जी जो आपने उदाहरण दिया, ये एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कैन नॉट बी रूल। नहीं आप उसको वो भी अगर साइंटिफिकली कुछ देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि एक अपवाद जो हुआ है वो अपवाद को आप रूल नहीं बना सकते, और साइंस इस चीज को मानेगा नहीं। ऐसा नहीं है। एक मिनट मैं आंसर दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन का। अपवाद, आप साइंस की अगर हिस्ट्री देखें तो साइंस जो नई डिस्कवरी होती है वो हमेशा अपवाद होती है उस देश काल और भाव के हिसाब से। जैसे कोई नई गैलेक्सी की खोज होती है, नए वायरस की खोज होती है, नए कोई एलिमेंट की खोज होती है, तो उस समय जैसे अभी हजारों लाखों गैलेक्सियां हैं, उसमें से नई गैलेक्सी को ढूंढना है तो वो अपवाद होता है उस समय। उसका कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई नया वायरस आया, जैसे ये मान लो कोरोना वायरस आया, ये अपवाद वाली बात नहीं है। जब तक साइंस कोई नहीं प्रूव करता है वो चीज एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो साइंस को मालूम नहीं है तो वो अपवाद नहीं है, वो तो है। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में आप इसका उत्तर दें, और अगर डिस्कशन करना है तो हम इसके लिए कल समय निकाल सकते हैं। कल ही रखेंगे। हाँ, मेरे विचार में अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने न्यूटन का जो वो एप्पल गिरा था सेब, वो देखा होगा। तो ऊपर से एप्पल नीचे गिरता है, उसको हम विज्ञान मानते हैं, और जो उस एप्पल के बीच से पेड़ उगता है उसको हम अध्यात्म कह सकते हैं। और दोनों मिलके जीवन संपूर्ण होता है। मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ, पर इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। और किसी का प्रश्न है तो पैनलिस्ट में या श्रोताओं में, तो मैं मेरा एक ही कहना है, इतने सब अपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अध्ययन और आप सब समाज सेवी को, कि इसको यंग जनरेशन की तरफ कैसे अट्रैक्टिव करें, और हम ऐसा कौन सा माध्यम अपनाएं कि बहुत इजीली ये दर्शन और ये प्रिंसिपल्स हम अडॉप्ट करके लाइफ को एक हेल्थी, हार्मोनियस, हैप्पी और सबसे बड़ा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाए। तो ये जो जितने सिद्धांत है उसको आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ कैसे बढ़ाएं, वो जेनिज्म के प्रिंसिपल्स, वो हमें सोच के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि नाउ इट्स टाइम कि हमें अडॉप्ट कर ही रहे हम, बट ये जो दर्शन साइंटिफिकली प्रूवन है वो लाए। ये थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई हम आगे ये पूरा मंच इसका तैयार हो। जीतू भाई साहब तो वर्ल्ड ओवर घूमे हुए हैं, मैं सुधीर भाई साहब से कहूंगा कि भाई ह्यूमन ब्रेन को क्या पसंद है, और वो तालमेल जेनिज्म प्रिंसिपल्स करके लेट अस नाउ गिव टू द वर्ल्ड ए मोर प्रोफाउंड वर्ल्ड, द बेस्ट वर्ल्ड। कुशल जी, आपने बहुत उत्तम सजेशन दिया, और मेरे ख्याल से इस पर आगे विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।
और कोई मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इसके ऊपर जो कुशाल जी ने पूछा है। मेरा ऐसा मानना है कि देश काल और भाव के हिसाब से आज की जो परिस्थिति है और युवाओं की जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को हमको समझ करके एक सिस्टम लेवल प्लानिंग करना चाहिए। मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, देश काल भाव और जो युवाओं की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे जैन दर्शन से सोल्व की जा सकती है, ये हमको एक वेरी डेफिनेट वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। मैंने जीतू भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि इस बार का पर्यूषण हम शंकेश्वर में स्वाध्यायपूर्ण पर्यूषण रखें और पूरा जैनिज्म के हर सिद्धांत को आगे लाए और एक मॉडल डेवलप करें और फिर वो उसको रूपांतरित करके उसको मल्टीप्लिकेशन, कंसिस्टेंसी, विपासना की तरह रखें। तो जीतू भाई साहब ने यस का, तो मैं इस पैनल में जितने जन हैं और प्लस हमारे श्रोतागण जितने गण हैं, सभी को आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यही चीज हम आगे ले जाएं और इसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, सच प्रतिशत। बहुत उत्तम सजेशन है आपका। और मेरे ख्याल से वहाँ अपन बैठकर इस पर विचार करेंगे और डिबेट करेंगे तो अवश्य कुछ अच्छा रास्ता इसको आगे बढ़ाने का मिलेगा। और इसका कारण ये है कि विश्व को आज इसकी आवश्यकता है, न केवल अपने कल्याण के लिए बल्कि विश्व के कल्याण के लिए हमें ये प्रयत्न करना पड़ेगा। अब मैं प्रोफेसर राजमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि ये जो कुशल भाई ने जो सजेशन दिया, और इधर से पहले डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना पहले से कहते आ रहे हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चाहिए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का उस समय कोई बड़ा उद्देश्य गोल नहीं मिल रहा था, लेकिन ये कुशल भाई ने जो सजेशन दिया है तो व्हाई वी शुड नॉट प्रोसीड, लेकिन दिस एज ए गोल, इसको हमारा डेस्टिनेशन बना करके कि युवाओं तक ये बात लेके जानी है और जैन धर्म को आगे तक पहुंचाएं। तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर इसको अगर इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और हम सारी भविष्य की जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसमें ये भी एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। युवा लोग इसमें तभी इंटरेस्टेड होंगे जब ये रेलेवेंट होगा उनके काम के लिए। वो एक एग्जांपल पोखरना साहब ने दी, ये जो करते हैं अवधान जो करते हैं मेमोरी डेवलपमेंट, अगर इसको पढ़ाया जाए और वो उस पर प्रयत्न चल रहे हैं, वो एक आचार्य हैं वो इसको स्कूल लेवल तक उन्होंने इसको बढ़ाया है। तो आधा घंटे ध्यान करके उनका नियम फॉलो करने से मेमोरी बढ़ जाती है। डॉक्टर सुधीर शाह इस बारे में अधिक जानते होंगे। तो ये अगर आप कोई भी चीज उनके लिए रेलेवेंट करेंगे कि उनके काम आती है, उनकी पढ़ाई में, उनकी जॉब में, तो वो अवश्य इसको फॉलो करेंगे। और इसको सिंप्लीफाइड वे में, लॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में हमको इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जी, बस वही मैं बात कर रहा, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स और जैनिज्म की बात करेंगे तो युवाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी और तब वो एक्सेप्ट करेंगे। अब हम कुछ ही देर में ये सेशन समाप्त करने जा रहा हूँ। आपने जो बात कही वो बहुत ही अहम बात थी और कुशल जी ने बताया वो भी बहुत बढ़िया बातें हैं। पोखरना जी ने और दुष्कर्म राय वगैरह ने जो प्रेजेंटेशन दिए वो भी बहुत बढ़िया थे। जहाँ तक ये मुनि की बात है, आपने सही फरमाया। हमने यहाँ के स्कूल के अंदर 400 स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें आधे कंट्रोल थे और आधे इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स थे। उसमें 30 मिनट का 3 महीने का हमने प्रोजेक्ट लिया था और इसके अंदर हमें ये मालूम पड़ा कि खाली 30 दिन के अंदर ही अटेंशन और कंसंट्रेशन में थोड़ी वृद्धि होती। हमारे कुछ मापदंड से, न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर्स से सारी चीजें करी थी और 3 महीने के अंदर इनके मेमोरी स्कोर में, जिसमें हमने एडनब्रुक स्कोर लगाया था, उसमें तकरीबन 10% जितनी वृद्धि आई थी। तो ये बहुत ही रिलेवेंट चीज हो जाती है, न केवल जैनों के लिए, सारे विश्व के लिए। ऐसे मॉडल लेके हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमें सारे विश्व के कल्याण में रस है और कॉग्निशन से लेके पीस
इंटेलिजेंस से लेके वेलफेयर सारी चीजों में जैन धर्म के पास बहुत सी चीजें हैं और हमें सबको बैठ के ये मुद्दों पे विचार करके किस तरह से आगे बढ़ाना वो बराबर से करना चाहिए। और इसमें कुशल जी के जो सजेशन है वो हमें मान्य है और मैं आशा करता हूँ कि हम उसमें यही साल में कोई और काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ये सेशन समाप्त करना चाहूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल 5 से 6:30 बजे तक शाम को हम ये कंटिन्यू करेंगे और पहला उसके अंदर 3 वक्तव्य होंगे, डॉक्टर हिनाबेन शाह का और डॉक्टर सुधीर शाह का और डॉक्टर राजमल जैन का। तो ये 3 वक्तव्य कल होंगे और फिर हम इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो क्वेश्चन और आंसर हम कल नहीं ले पाए वो हम उसको कल जो है समाप्ति के दिन उन पर विचार कर सकें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, श्रोताओं का और पैनलिस्ट का। आपने बहुत अच्छे ढंग से सर, खास हिमांशु भाई का धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से ये वेबिनार हैंडल हो रहा है और जिस तरह से हम एक रास्ता से काम कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थैंक्स टू हिमांशु भाई। थैंक यू सो मच हिमांशु। हिमांशु भाई ने बहुत ही उत्तम कार्य किया है इसको सुचारू रूप से चलाने का और हम SSRI और श्रुत रत्नाकर की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। Quick and easy registration process to access the nationwide exhibitions and organizers data right from your computer and smartphone. Log in to www.myexi.com. Registration free for a limited time period.